हेलो गाइस, आज हम पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेक्चर देखेंगे जिसमें क्राउन रूल के बारे में जानेंगे। और पहली वीडियो हमारी थी कि जिसमें हमने देखा था कंपनी रूल के बारे में कि कैसे इंडिया में अंग्रेज आकर अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में स्थापित कर लेते हैं और इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और जो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां अपनाई गई थी जिससे लोग तंग आकर उन्होंने 1857 की क्रांति लाई गई। और इस क्रांति के बाद जो सिस्टम है, जो सारा सिस्टम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, उस सिस्टम को ख़त्म कर कर अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कर दिया जाता है। हम जो एक्ट वगैरह निकल कर आते हैं क्राउन रूल में उसके बारे में जानेंगे। जो 1947 तक चलेगा उसमें सबसे पहले निकल कर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह एक्ट कब निकल कर आता है? जो 1857 की क्रांति होती है उसके बाद यह एक्ट निकल कर आता है। इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ये किसके द्वारा बोला गया? वीडी सावरकर द्वारा बोला गया। इसे स्पोए म्यूटनी भी बोला जाता है। और जो एक्ट ये निकल कर आए हैं, अब क्राउन रूल जो निकल कर आया है इसको क्या है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जा रहा है। इसे क्या क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यह अच्छा बताया जा रहा है इंडिया के लिए। कहीं ना कहीं यह उन लोगों को संतुष्ट करने की बात की जा रही है जो अभी अभी जो 1857 की क्रांति हुई है उसको कैसे उनको दोबारा अपने अंडर में लाया जाए। और जो पूरी पावर होती है गवर्नमेंट की उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो टेरिटरी वगैरह रेवेन्यू वगैरह होता है उसको ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कर दिया जाता है। ब्रिटिश क्राउन क्या है? वह उस समय के रानी हैं। जो इसके फीचर हम देख लेते हैं, इसे हर मजेस्टी भी बोला जा रहा है। हर मजेस्टी मीन्स जो पूरा सिस्टम है वह हमारे द्वारा चलाया जाएगा और क्राउन के द्वारा चलाया जाएगा। जो हमारा सिस्टम ब्रिटेन में चल रहा है इनको द्वारा बोला गया कि जो ब्रिटेन में हमारा सिस्टम चल रहा है उसी प्रकार का हम सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको ख़त्म कर कर अब वॉइसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वॉइसराय बनाए जाते हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश क्राउन के। उसके बाद जो एंड कर दिया जाता है, ड्यूल गवर्नमेंट जो पहले चलाई जा रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वह क्या है? पॉलिटिकल अफेयर को देख रहा था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट है वह क्या है? रेवेन्यू को देख रहा था। उसको ख़त्म कर दिया जाता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है जो कि है जो वॉइसराय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। और सेक्रेटरी स्टेट एक काउंसिल बनाई जाती है जो 15 मेंबरों की होती है, उसका चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट निकल कर आते हैं 1861 और 1892 और 1909 वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1861 वाला में। उसमें क्या होता है? उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं लॉर्ड कैनिंग की जो काउंसिल बनाई गई है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। राजा बनारस और महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को पहले नॉमिनेट किया जाता है। जो पूरा सिस्टम पहले जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी 1773 और 1833 वाले चार्टर एक्ट में, उसको क्या है दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है और दोबारा से फिर से डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया गया। जो विकेंद्रीकरण शुरू कर दिया गया। पावर फिर से दे दी जाती है। जो बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी उसको क्या है दोबारा से फिर से देने की कोशिश की जाती है। एस्टैब्लिश की जाती है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया जाता है जिसमें क्या है अलग अलग मिनिस्ट्री होगी। जो ऐसा सिस्टम जो आज चल रहा है उस वही सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। वॉइसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दे दी जाती है जिसका टाइम पीरियड होगा 6 मंथ के लिए। उसके बाद 1892 वाला एक्ट निकल कर आता है। इसमें क्या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या है उसकी पावर को और बढ़ाया जाता है, फंक्शन बढ़ा दिए जाते हैं और बजट और क्वेश्चन एड्रेसिंग करने की पावर दे दी जाती है। और कहीं ना कहीं बंगाल चैम्बर को भी अलग से पावर और दे दी जाती है। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमींदार इनको भी अलग से पावर देना शुरू कर दी जाती हैं। और जो सीट्स हैं नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं उसको फिल किया जाता है, पर कोई जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो अभी नहीं हुए थे। और नॉमिनेट किए जाते हैं उनकी रिकमेंडेशन मानना शुरू कर दिया जाता है। जो उनके द्वारा सुझाव वगैरह दिए जाते हैं उनको अभी सुनना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद
एक्ट मॉर्ले मिंटो एक्ट निकल कर आता है जो 1909 में निकल कर आता है। मॉर्ले क्या है, वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे और मिंटो उस समय के वॉइसरॉय होंगे। इंक्रीज़ किया जाता है साइज़ को। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी उसके 16 मेंबर हुआ करते थे, अब क्या है उसको 60 कर दिया गया है। और पर अभी तक का क्या है, मेजोरिटी सेंट्रल लेवल की होगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की होगी। कहीं ना कहीं नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की भी आज़ादी दे दी गई थी। पहले क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा जाता था, जो उसका जवाब दे दिया गया था वह उसी से संतुष्ट होना पड़ता था। अब क्या है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या है, फर्स्ट इंडियन ज्वाइन करते हैं वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। और मुसलमान जो होते हैं उसको क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोशिश की जाती है, जो अलग से अब मुसलमान लोग क्या है, मुसलमान को ही वोट देकर चुन सकते हैं। और इस जो लॉर्ड मिंटो हैं उसको क्या है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। अब यह सिस्टम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति। उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म निकल कर आता है 1919 वाला, जिसमें क्या है, अभी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट निकल कर आ रही है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। इसमें क्या है, प्रोविंस और सेंट्रल लेवल पर जो सब्जेक्ट थे उसको बांटा गया, डिवाइड कर दिया गया, जिसमें प्रोविंस सब्जेक्ट में भी क्या है, खास खास जो सब्जेक्ट थे वह अपने पास रखते हैं, जैसे आर्मी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे जो जो रोड ट्रांसफ़र वगैरह हो गए वो सिस्टम वह अपने पास रखते हैं। पर जो फालतू के काम होते हैं जैसे स्कूल वगैरह चलाना, कैसे समाज में कुरीतियाँ हैं उसको कैसे दूर करना है, ये वाले सब्जेक्ट क्या है प्रोविंस को दे दिए जाते हैं। और प्रोविंस सब्जेक्ट में भी क्या है, उसमें भी दो हिस्सों में बांटा गया है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिज़र्व सब्जेक्ट। जो रिज़र्व सब्जेक्ट हैं वह अपने पास रखते हैं। ड्यूल डायरेक्टरी सिस्टम लाया जा रहा है, जो ड्यूल गवर्नमेंट जो सिस्टम चल रहा है उसे लाया जा रहा है। बायकैमरिकल डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बायकैमरिकल आना शुरू हो गया है फर्स्ट टाइम पे। और यह बायकैमरिकल क्या है, जो आज का सिस्टम चल रहा है, अपर हाउस जो आज का राज्यसभा है और लोअर हाउस जो है लोकसभा है, और डायरेक्ट इलेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब क्या है, 3 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है इंडियन को। वो पहले 3 मेंबर क्या होंगे, अंग्रेज होंगे, और 3 मेंबर क्या है, इंडियन होंगे। वॉइसरॉय अलग से वोट देकर मेजोरिटी को साबित कर सकता है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले मुसलमान को दिए गए थे, अब क्या है, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी देना शुरू कर दिया गया। न्यू ऑफिस क्रिएट किया जाता है, हाई कमिश्नर जो नियुक्त बनाए जाते हैं लंदन में, और पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है और इसे फोर्स में लाया जाता है 1926 में। और सेपरेट किए जाते हैं जो बजट पहले ये एक ही पेश किया जाता, अब प्रोविंस बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया जाता है। और 10 ईयर के बाद क्या है, वह जो एक्ट निकल कर आए हैं उसकी रिपोर्ट और इंक्वायरी की जाएगी कमीशन द्वारा। सबसे पहले साइमन कमीशन निकल कर आता है, इसे आना तो 1929 में आना चाहिए था, पर यह 1927 में निकल 2 साल पहले निकल कर आता है। और आल पार्टी द्वारा इसका बाइकआउट किया जाता है क्योंकि इसमें सभी के सभी मेंबर जो होते हैं अंग्रेज होते हैं, और सर जॉन साइमन इसके हेड होते हैं। यह साइमन कमीशन 1913 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है, और इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं, अबॉलिश कर दिया जाता है डायरेक्टरी सिस्टम को, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, इसी के सुझाव पर निकाला जाता है। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें 15 अगस्त रामसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा क्या है, कम्युनल अवार्ड देने की बात की गई, जो पहले मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन वगैरह को दी जा रही थी, अब क्या है, डिप्रेस्ड क्लास जो है एससी को भी देने की बात की गई। पर गांधी जी ने इसका विरोध किया कि वह यारवाड़ा जेल में थे तब। उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, कि यह
जो क्रिमिनल अवार्ड दिए जा रहे हैं एससी को, यह कहीं ना कहीं हिंदू को ही डिवाइड किया जा रहा है। तो पूना पैक्ट साइन किए जाते हैं और यह डिसाइड किया जाता है कि हिंदू को जो एससी हैं उनको अलग से सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, कोई हमें क्रिमिनल अवार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकल कर आता है 1935 वाला। इसमें क्या है, यह लेंथी, सबसे लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें 321 सेक्शन होते हैं और 10 शेड्यूल होते हैं। इसके फीचर क्या हैं, इस फीचर देख लेते हैं हम। सेंट्रल और प्रोविंस में जो सब्जेक्ट पहले बांटे गए थे उसको ख़त्म कर कर अब एक लिस्ट लाई जाती है, जिसमें फेडरल लिस्ट होती है, प्रोविंस लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो आज का सिस्टम चल रहा है, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं 7th शेड्यूल में। जो आज के जो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पाई जा रही है, वही सिस्टम तभी लाया गया था। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह होते हैं जो अपने अपनी जगह पर वह लॉ वगैरह बना सकते हैं। जो रेजिड्यूअल पावर होती हैं उसको क्या है, वॉइस राय के अंडर में कर दिया जाता है और अबॉलिश कर दिया जाता है डायरेक्टी सिस्टम को। प्रोविंस पर और सेंट्रल लेवल पर डायरेक्टी लाई जा रही है और गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, जो एडवाइस पर काम करेगा मिनिस्टर की। जो आज का सिस्टम चल रहा है उसको वही ना कहीं इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया और यह सब सिस्टम हो रहा था 1937 से लेकर 1939 के बीच में, और फेडरलिज्म आना शुरू हो गया था इंडिया में। और 11 प्रोविंस में से 6 में से बाईकैमरिकल आना शुरू हो गया, जिसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज का उत्तर प्रदेश है, वह आना शुरू हो गया। जो आज का सिस्टम चल रहा है बाईकैमरिकल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोअर हाउस और अपर हाउस आना शुरू हो गया। उसके बाद जो क्रिमिनल अवार्ड वगैरह दिए जा रहे थे एससी और व्यूमन और वर्कर को भी देना शुरू कर दिया गया था इनके द्वारा। जो काउंसिल ऑफ एक्ट एस्टेब्लिश की गई थी 1858 में, उसको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और यहीं पर आरबीआई निकल कर आता है, जो आज भी काम कर रहा है, और पब्लिक सर्विस कमीशन निकल कर आते हैं, फेडरल और प्रोविंस और जॉइंट। उसके बाद फेडरल कोर्ट भी यहीं पर सेटअप किया जाता है 1937 में। और उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट निकल कर आता है 1947 वाला, जिसका हमें इंतज़ार था। उसके पार्टीशन की बात की गई मुस्लिम लीग द्वारा और इसी दिन 3 जून को 1947 में क्लियर कर दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, पर यह किस पर लागू होगा वह अपनी मर्जी के अनुसार है। जो एक्सेप्ट करना चाहता है एक्सेप्ट कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है वह नहीं कर सकता है। इसी सेम डे पर क्या है, 3 जून 1947 को ही क्या है, माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके आधार पर 2 स्टेट निकल कर आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। यह एक्सेप्ट कर लिया गया माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। एंड कर दिया गया ब्रिटिश रूल को, डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंस और सॉवरन इंडिया। सॉवरन मीन्स जो अब खुद से डिसीजन ले सकता है, और गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। जो वॉइस राय होता है उसको ख़त्म कर कर गवर्नर जनरल फिर से अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश किंग द्वारा, डोमिनेट कैबिनेट की एडवाइस पर। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनाने शुरू हो गए और अबॉलिश कर दिया गया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पहले पोस्ट बनाई गई थी उसको क्या है, ख़त्म कर दिया गया अभी। और ब्रिटिश मोनार्क को जो पहले बिल ऑफ राइट टू वीटो बिल की पावर दी गई थी उसको छीन लिया गया। अब यह पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंस ऑफ के गवर्नर को हेड ऑफ स्टेट बनाया गया। और सिविल सर्विस में अब क्या है, इंडिया के लोग को अपॉइंट किया जाएगा और ये वही सिस्टम जो सिविल सर्वेंट चल रहे थे उसको ही क्या कंटिन्यू करने की बात की गई। मिडनाइट 14 और 15 अगस्त 1947 को ही क्या पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया एक इंडिपेंडेंस डोमिनेट इंडिया और पाकिस्तान को। और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन क्या है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसी को क्या है पार्लियामेंट बना दिया गया।
जो आज भी वर्क कर रही है। उसके बाद यह थी आज की वीडियो हमारी। जिसको पसंद आती है वह प्लीज़ लाइक करें और कमेंट कर कर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगती है। आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके क्या क्या फ़ीचर होते हैं। धन्यवाद।